हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका परीक्षा एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम संविधान को जो टॉपिक चल रहे थे उसको आगे बढ़ाएंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रस्तावना है। प्रस्तावना को हम अंग्रेजी में प्रीएम्बल भी बोलते हैं, ठीक है, और इसको कहीं कहीं उद्देशिका भी लिखा मिल जाता है। तो प्रस्तावना वास्तव में है क्या, इसको पहले समझते हैं, ठीक है। तो हमें मालूम है कि जो हमारा संविधान है तो संविधान एक पुस्तक की तरह होती है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि कोई भी पुस्तक अगर है तो उसमें निम्न भाग होते हैं, ठीक है। किसी भी पुस्तक को अगर आप देखोगे तो उसमें निम्न भाग होते हैं, ठीक। एक साधारण पुस्तक और संविधान जो है उसमें कंपेयर किया जाए तो हम बात करेंगे तो संविधान में सबसे पहले हमें मिलती है प्रस्तावना, उसके बाद भाग, फिर अनुच्छेद और अनुसूचियाँ। ऐसे ही अगर हम किसी साधारण पुस्तक की बात करें, ठीक है, तो साधारण पुस्तक को जब आप, जो कि हमारे सिलेबस में पढ़ाई जाती है, भूगोल की बुक ले लो, किसी भी कोई भी चीज़ की बुक लो, ठीक है, इतिहास की किताब वो ले लो, ठीक। तो सबसे पहले उस किताब में जो सबसे आगे उसमें भूमिका लिखी होती है, ठीक है, कि उसमें ये बताया जाता है कि लेखक ये बताता है कि इस पुस्तक में वास्तव में क्या बताया जाएगा और किस संदर्भ में आप इस पुस्तक की सहायता से जानकारी प्राप्त करोगे, ठीक है। तो जो भूमिका होती है तो वही वास्तव में क्या होती है, प्रस्तावना। तो जिस प्रकार सामान्य पुस्तकों में भूमिका दी रहती है सबसे पहले, जो कि पुस्तक के सिलेबस में नहीं होता है, परंतु वो हमें ये बताती है कि वास्तव में इस पुस्तक में क्या सिखाया जाएगा, इससे हम क्या सीखेंगे, इस पुस्तक को कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। उस पुस्तक का पूरा मूल जो है वो भूमिका बताती है। उसी प्रकार जो प्रस्तावना है वो वास्तव में संविधान में क्या क्या वर्णित है और प्रमुख तथ्य क्या हैं, इससे हम किन चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है, तो वो प्रस्तावना में पढ़ाया जाता है, लिखा हुआ है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं। उसके बाद जो संविधान है उसमें कुछ भाग हैं, ठीक है। तो भाग कितने हैं, वास्तव में संविधान में भाग जो हैं 22 हैं। कितने हैं, भाग। तो भाग क्या होता है, जैसे कोई पुस्तक है तो पुस्तक में जो पाठ होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 अनुक्रमणों का होते हैं ना पाठ, तो उसी तरीके से ये जो भाग है ये संविधान के पाठ हैं, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं। कितने भाग हैं, 22 भाग हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे अनुच्छेदों की। तो अनुच्छेद क्या है, तो अनुच्छेद जो होते हैं वास्तव में, तो जैसे कोई साधारण पुस्तक है तो उसमें पाठ के, जैसे कोई पहला पाठ है उसमें पॉइंट करके पहला बिंदु लिखा हुआ है, दूसरा बिंदु लिखा हुआ है, तीसरा बिंदु लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये अनुच्छेद जो होते हैं हर पाठ में दिए गए प्रमुख बिंदु हैं, ठीक। तो टोटल जो अनुच्छेद हमारे संविधान में हैं वो कितने हैं, 395 हैं, ठीक है। कितने, ये आपको याद करके रखना है, कितने, 395 हैं। और वर्तमान में इन अनुच्छेदों को बढ़ाया गया है, परंतु जैसे पहला अनुच्छेद है तो पहले क्या का बढ़ा दिया गया है, खा बढ़ा दिया गया है, ऐसे करके बढ़ाया गया है, ठीक है। यानी अनुच्छेद में उप अनुच्छेद जोड़ा गया है, लेकिन टोटल अनुच्छेद अगर पूछा जाए एग्जाम में तो कितने हैं, 395 ही। इसके बाद अनुसूचियाँ क्या है, तो अनुसूचियाँ क्या होती है कि कोई भी पुस्तक जो होती है तो उसके लास्ट में क्या होता है, कुछ लिस्टिंग की तरीके से कुछ बिंदु दिए रहते हैं। जैसे आप अगर मैथ की बुक पढ़ोगे तो पीछे हो सकता है कि मैथ की किताब में पीछे कुछ सूत्र दे दिए जाएं लिस्ट में, या फिर क्या हो सकता है कि आप मैथ की बुक में लॉग से संबंधित कुछ फार्मूले दे दिए जाएं, ठीक है, नियम दे दिए जाएं। उसी प्रकार संविधान में पीछे कुछ पॉइंट्स जोड़े गए हैं, ठीक है, या सूचियाँ जोड़ी गई हैं, उन्हीं को हम अनुसूचियाँ कहते हैं। सबसे लास्ट में संविधान की जो पुस्तक है तो लास्ट में जो पॉइंट जोड़े गए उन्हें हम अनुसूचियाँ कहते हैं। जब ये शुरुआत में बना था संविधान तब 8 अनुसूचियाँ थीं, और वर्तमान में 4 और बढ़ गई हैं, तो टोटल अनुसूचियाँ अब कितनी हो गई हैं, तो 12 हो गई हैं। तो उम्मीद करते हैं जो हमारा संविधान की पुस्तक है वो किस तरीके से बनी हुई है वो हमें समझ में आ गई है। अब हम प्रस्तावना के बारे में समझेंगे और बहुत ही अच्छे से समझेंगे, जो प्रस्तावना में बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं उनको समझेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं वास्तव में। तो बात करते हैं कि जैसे हमारा जो संविधान है, हमारा देश जो है वो वास्तव में संविधान पे चलता है, ठीक। ये संविधान में जो बातें लिखी हुई हैं उन्हीं के आधार पे हमारा देश चलता है। लेकिन अगर हम बात कहें, पूछ लिया जाए कि जो देश हमारा है वास्तव में, अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे प्रमुख कौन है हमारे देश के लिए, सबसे बड़ा कौन है, तो आप उत्तर में क्या आंसर दोगे, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति? नहीं, सबसे बड़ा जो है हमारे भारत का संविधान है, ठीक है। लेकिन वास्तव में जो हमारा संविधान है, अगर कह दिया जाए कि हमारे संविधान को पावर कौन देता है, तो हमारे संविधान को पावर हम भारत के लोग यानी भारत की जनता देती है, ठीक है।
कौन देता है? हम भारत के लोग यानी भारत की जनता देती है। ठीक है, तो आगे अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है प्रस्तावना में। हम भारत के लोग यानी हम भारत के लोग ही संविधान को बनाए हैं और हम ही इसके सर्वे हैं, और शक्ति जो भारत के संविधान को मिलती है, पावर, वो कौन देता है? भारत के लोग। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये एक वर्ड आया है, बहुत अच्छा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि हमारे भारत पे, ठीक है, जो शासन है, ठीक है, वो हमारे देश के लोगों द्वारा ही होगा। मतलब जैसे कि हम बात करें 1947 से पहले जो हमारे देश में कानून या नियम बनते थे, जो शासन करते थे, तो वो अंग्रेज करते थे। मतलब ब्रिटेन, दूसरा देश जो है, वो हमारे देश पे शासन करता था, वो जो नियम कानून बनाता था। क्योंकि हमने आपको भारत का संवैधानिक विकास नामक जो चैप्टर है उसमें बताया था कि वो नियम कानून बना के जो भेजते थे, ठीक है, एक्ट जो पारित होते थे, उन्हीं के तहत हमारे देश में क्या है, रूल होता था, उन्हीं नियमों के तहत। तो उस समय हमारा देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं था। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब आप इतना ही समझ लो कि कोई देश अगर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, तो उस देश की जनता, उस देश के शासक ही उस पर रूल बनाएंगे और उसी के नियम के तहत वो देश पर लागू होगा। ठीक है, तो ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब जानिए कि हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ठीक है, समाजवादी का अर्थ तो बहुत गुण है। वास्तव में समाजवादी का मतलब जैसे हम समझते हैं, दो होते हैं, एक पूंजीवादी, ठीक है, व्यवस्था होती है, एक समाजवादी। तो पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है, पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है कि वहाँ पे पूंजी को महत्व दिया जाता है। मतलब जैसे किसी देश में अगर पूंजीवादी व्यवस्था है, तो क्या है, वहाँ के लोगों पे सरकार जो है अपने नियम सही से नहीं लागू कर सकती है। ठीक है, तो इससे होता क्या है कि जो देश में असमानता हो जाती है, जो मतलब जैसे कि अगर 99% पैसा है वो 1% लोगों के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, और 1% जो लोग हैं उनके, ठीक है, और 1% पैसा जो है वो क्या 99% लोगों के पास रहेगा। ठीक है, और 1% लोगों के पास, ठीक, 99% पैसा और तो पूंजी वाली व्यवस्था में क्या होता है, 99%, ठीक है, रुपया 1% लोगों के पास आ गया। 99% रुपया जो है वो 1% लोगों के पास आ गया, और 1% रुपया जो है वो रह गया केवल 99% लोगों के पास। मतलब कितनी असमानता है। देखने को देख क्या रहे हैं आप कि ये जो लोग हैं, 1% लोग हैं, यानी 100 रुपये में 99 रुपये यही रखे हैं, और जो 1 रुपया बचा उसमें 99 लोग आ रहे हैं। ठीक है, तो ये लोग गरीब के गरीब होते चले जाएंगे और ये अमीर के अमीर होते चले जाएंगे। इस प्रकार क्या होगा कि पूंजीवादी व्यवस्था में एक बहुत ही विकट असमानता उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में क्या है कि सभी लोगों को समान रूप से रखना है। ठीक है, समाजवादी व्यवस्था में क्या होता है कि सरकार जो है नियंत्रित कर सकती है कि जो ज़्यादा पूंजीवादी हो चुके हैं, जितना रुपया ज़्यादा है तो उनके ऊपर टैक्स लगेगा। ठीक है, और उसी हिसाब से उनकी इनकम को नियंत्रित किया जाएगा। ठीक है, तो समाजवादी व्यवस्था को ये समझ लीजिए। उसके बाद हमारा देश कैसा है, पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष या कहीं कहीं ये धर्म निरपेक्ष लिखा रहता है। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है हमारे देश का कोई अपना धर्म नहीं होगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि हमारे देश में बहुत सारे धर्म हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे धर्म हैं। तो हमारे देश में सारे धर्म प्रेम पूर्वक रहेंगे। सारे धर्म अपना अपना धर्म मान करके रह सकते हैं, लेकिन हमारे देश का, राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान की बात करें तो उसका धर्म, राष्ट्र का धर्म इस्लाम है। बांग्लादेश के राष्ट्र का धर्म इस्लाम है। लेकिन हमारा देश जो इतना अच्छा है कि यहाँ पे सभी धर्म के लोग समान रूप से रहेंगे, यानी हमारा देश पंथ निरपेक्ष है, इसका कोई धर्म नहीं है। जबकि हमारे देश में बहुसंख्यक हिंदू हैं, फिर भी सभी धर्ममान लोग धर्म मानेंगे, परंतु राष्ट्र का कोई स्पेशल धर्म नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा देश कैसा है, लोकतंत्रात्मक। तो लोकतंत्रात्मक ये व्यवस्था क्या होती है, मतलब ये हुआ कि हमारे देश का शासक मतलब जैसे प्रधानमंत्री जो है वो जनता या लोगों द्वारा चुना जाएगा। ठीक है, लोकतंत्र लोगों द्वारा चुना जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो मतलब जनता द्वारा न चुना जाए। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करेंगे कि जो चाइना है, तो चाइना में वास्तव में क्या होता है, वहाँ एक ही पार्टी है और वही पार्टी के नेता हर बार जीत करके आते हैं।
लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है और लोगों द्वारा क्या है, नेता चुने जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। उसके बाद फिर क्या है, गणराज्य। हमारा देश जो है वो गणराज्य है। गणराज्य और लोकतंत्र लगभग एक जैसे शब्द लगते हैं, लेकिन यहाँ गणराज्य का भी अपना एक विशेष महत्व। मतलब ये हुआ कि हमारे देश का जो प्रमुख होगा, गणराज्य का मतलब ये हुआ कि हमारे देश का जो प्रमुख होगा वो वंशानुगत नहीं होगा। मतलब जैसे ब्रिटेन में आप देखोगे तो वहाँ का जो महाराजा क्राउन होता है वो उनके परिवार के जो वंश है उसी के हिसाब से ही बनता है। लेकिन हमारे देश का जो प्रमुख है राष्ट्रपति, उसका भी चुनाव होता है, यानी कोई भी जो चुनाव में जीतेगा वही, ठीक है, प्रमुख बनेगा हमारे देश का। ठीक है, तो गणराज्य का मतलब जो है हमारे देश का शासक या प्रमुख जो है वो वंशानुगत नहीं होगा। और लोकतंत्र का मतलब हमारे देश में चुनाव होंगे, चुनाव के द्वारा ही शासक प्रमुख बनेगा। ठीक है, तो पढ़ लिया यहाँ तक कि 5 जो प्रमुख शब्द हैं, यानी हमारे प्रस्तावना में इनको आपको याद रखना है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रात्मक, ठीक है, गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को, किसके समस्त नागरिकों को, हमारे देश के समस्त नागरिकों को सामाजिक, ठीक है, 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, कितने न्याय हैं, तो 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक, अब सामाजिक न्याय का मतलब, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय का मतलब क्या हुआ। सामाजिक न्याय का मतलब ये हुआ कि हमारे देश में जो समाज में विषमता है, जैसे कि, तो उनको एक समान लाना है। ठीक है, उनको उनके साथ में न्याय करना है। जैसे कि अगर हम बात करें जैसे कि ये माँ है, ठीक है, उसके 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक ये ए है और एक ये बी है। तो वास्तव में इस माँ को, इसको भी समान रूप से प्यार करना चाहिए और ये इसको भी समान रूप से प्यार करे। जितना प्यार इसको करे उतना प्यार बी को भी करे, तभी इन दोनों के साथ, ठीक है, सामाजिक न्याय होगा। यानी माँ तभी समान रूप से इनके साथ न्याय कर रही है। लेकिन अगर हम बात करें, ये माँ है, इसका एक बेटा ए है और उसका एक बेटा बी है, ठीक है, लेकिन ये जो बी है वास्तव में ये कमज़ोर है, ये हमेशा बीमार रहता है। ठीक है, तब क्या है, माँ को ज़्यादा ख्याल किसका रखना चाहिए, या मतलब किस हिसाब से प्यार देना चाहिए, जितना यहाँ पे दे रहे थे बराबर कि जितना उतना ही देना चाहिए या कम ज़्यादा। तो वास्तव में अगर जितना इसमें दोनों को बराबर प्यार दे रहे थे या देखभाल कर रहे थे, उतना ही अगर करेंगे, जितना इसको देखभाल करते हैं उतना इसको देखभाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो ये बी है इसके साथ अनदेखी होगी और ये कहीं ना कहीं पिछड़ जाएगा, क्योंकि ये वैसे ही बीमार रहता है। तो माँ को यहाँ पे क्या करना होगा कि जो ये ज़्यादा बीमार रहता है इसका ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये तो पहले से ही सही है, सक्षम है। ठीक है, तभी क्या होगा, सामाजिक न्याय होगा। तो वास्तव में सामाजिक न्याय का मतलब यही है कि हमारे देश में जो अनुसूचित जाति, जनजाति, जो बहुत ही पिछड़ी जातियां हैं, ठीक है, उनके लिए राज्य कुछ करे। ठीक है, जो कि आरक्षण का प्रावधान उनके लिए किया गया है ताकि उनको समान रूप से लाया जा सके। ठीक है, तो सामाजिक न्याय का मतलब हम समझ गए। आर्थिक न्याय का मतलब, आर्थिक न्याय से तात्पर्य भी यही है कि रुपए पैसे में भी समान रूप से होना चाहिए। ये नहीं कि एक बहुत ज़्यादा अमीर हो जाए और एक बिल्कुल कंगाल ही ले जाए। ठीक है, और राजनीतिक न्याय का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि राजनीति में, ठीक है, जैसे कि इलेक्शन जो होते हैं, ठीक है, तो उसमें कोई भी उम्मीदवार खड़ा हो सकता है। ठीक है, जो कि उम्मीदवारी के मापकों को, उम्मीदवारी के मापकों को पूर्ण कर रहा हो। ठीक है, तो राजनीतिक न्याय का मतलब ये समझना है। तो कितने प्रकार के न्याय हुए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, इसके बाद अब स्वतंत्रता की बात करें तो हमारे जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। ठीक है, तो पहला, विचार की स्वतंत्रता, मतलब कोई भी व्यक्ति अपना किसी भी प्रकार का विचार जो है वो रख सकता है। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, विचार की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब अपने विचारों को किसी भी प्रकार से प्रकट कर सकते हैं आप चाहें तो चित्र के माध्यम से, गाने के माध्यम से, ठीक है, कहानी के माध्यम से, जैसे आप चाहें वैसे आप अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट कर सकते हैं। लेकिन अब ये अभिव्यक्ति प्रकट करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि किसी को नुकसान पहुंच जाए। ठीक है, ये नहीं करना है। उसके बाद हम विश्वास की स्वतंत्रता भी है। ठीक है, किसी भी चीज़ पे आप विश्वास कर सकते हो, किसी भी व्यक्ति पे विश्वास कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद धर्म की स्वतंत्रता भी है, मतलब हमारे देश में
कोई भी धर्म आप मानो, राज्य उस पर कोई भी आप पे विरोध नहीं करेगा या रोक नहीं लगाएगा, चाहे हिंदू मानो, मुस्लिम मानो, ठीक है। ये व्यक्ति पर निर्भर है, ठीक है। इसके बाद उपासना की स्वतंत्रता। उपासना की स्वतंत्रता का मतलब ये हुआ कि आप किसी भी ईश्वर की उपासना कीजिए, चाहे कैसे कीजिए, अगरबत्ती लगा के कीजिए या फिर आप गुरुद्वारे में जाके कीजिए, ठीक है, आप प्रसाद चढ़ा के कीजिए, ठीक, गाना गा के कीजिए, कैसे भी कीजिए, ये स्वतंत्रता जो है राज्य ने आपको दी है, ठीक है। तो स्वतंत्रता कितनी प्रकार की हुई, तो ये आपको याद रखना है 5 प्रकार की। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। इसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ठीक है। यानी समानता कितने प्रकार की है, तो यहाँ अगर हम बात करें समानता तो 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा का मतलब हर व्यक्ति की समानता, जो प्रतिष्ठा होगी वो समान होगी। जैसे अगर हम बात करें, पहले क्या था कि जो इसीलिए सरकार ने हाल ही में जो लाल बत्ती, नीली बत्ती, ठीक है, अधिकारियों के गाड़ियों में लगी होती थी, उसको भी हटवाने का आदेश दे दिया था, ठीक है। क्यों दिया था, वो इसलिए ही क्योंकि सभी व्यक्ति एक समान रहें, उनकी प्रतिष्ठा एक समान रहे, और सभी को अवसर की समानता, मतलब सभी जो हैं किसी भी सरकारी पद के लिए या अन्य पदों के लिए सभी के लिए समानता जो है, अवसर की समान रूप से समानता हो, ठीक है। ठीक, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ लिया, ये प्रमुख पॉइंट पढ़ लिए। इसके बाद न्याय कितने प्रकार के, 3 प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता 5 प्रकार की और समानता 2 प्रकार की, ठीक है। समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, उन सब में व्यक्ति की गरिमा यानी हर व्यक्ति की अपनी कोई गरिमा होती है, ठीक है, तथा राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, ठीक है। इसको समझते हैं, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता। एकता और अखंडता की बात करें तो ये दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं, परंतु इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है। तो एकता की बात करेंगे तो ये मानसिक शब्द है एक तरीके लोगों का, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे हिंदू, मुस्लिम, ठीक है, तो ये जितने भी धर्म हैं ये वास्तव में मानसिक रूप से एकीकृत हों, ठीक है। जबकि अखंडता का मतलब क्या हुआ कि हमारे राज्य की जो भूमि है या राज्य हैं वो अपने मन से अलग नहीं हो सकते हैं भारत संघ से, ठीक है। तो मतलब हमारे देश के राज्य भारत संघ से नहीं है, अलग हो सकते हैं, यानी भूमि की एकता से है ये, ठीक है। तो ये भूमि से संबंधित है और ये क्या है, मन के विचारों से है, ठीक है। तो क्या बताया, व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हम अपनी इस सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एदत द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। यानी हमारा जो संविधान दिया गया था, बन करके तैयार हुआ था, तो संविधान सभा को कब दिया गया था, 26 नवंबर 1949, यानी 26 नवंबर 1949 को ये सौंपा गया था, ठीक है, संविधान सभा को। बात समझ में आई कि नहीं, तो ये डेट भी आपको याद रखनी है। और उम्मीद करते हैं कि जो उद्देशिका या प्रस्तावना के ये प्रमुख जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उनका मतलब आपने समझा होगा, और इन मतलबों को समझने के पश्चात जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हमारे प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का है, तो न्याय 3 प्रकार का है, ठीक है। कभी कभी न्याय में लिख के ऑप्शन में दे देगा कि धार्मिक न्याय भी होता है, तो नहीं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक। स्वतंत्रता 5 प्रकार की होती है, समानता 2 प्रकार की होती है, ठीक है। और इसी प्रकार ये पूछा गया कब अंगीकृत किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को, ठीक। तो आपको ये जो प्रस्तावना का वीडियो है ये समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ कमेंट में ये हमको बताइए कि वास्तव में जो इस थ्योरेटिकल पोर्शन के अलावा क्या ऑब्जेक्टिव पोर्शन भी चाहिए हर जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे प्रस्तावना पढ़ रहे हैं, तो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो भी हम अपलोड करें ताकि, ठीक है। और वास्तव में इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़रूर लगाते रहिए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका इस चैप्टर को पढ़ने के लिए।